Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 21st January 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about UGC regulations versus state university laws. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. सबसे पहले यूजीसी के बारे में समझते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में, एंड देन वी विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। देखिए, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसको एक कानून की मदद से बनाया गया है, और वो कानून है यूजीसी एक्ट ऑफ 1956 एंड दिस बॉडी ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका मेन काम है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एज वेल एज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, इन सबको रेगुलेट करना, इनसे संबंधित तमाम एक्टिविटी जैसे फंडिंग और बेंचमार्क सेट करना। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टैग दे देती है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ का, मतलब दे आर नॉट इफेक्टिवली ए यूनिवर्सिटी, येट उनको यूनिवर्सिटी का टैग दे देती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ताकि उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल पाए जो यूनिवर्सिटीज़ को इन जनरल मिलते हैं। और डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ का एक एग्जांपल है एनसीईआरटी। सो ये तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इन सबको रेगुलेट करता है यूजीसी, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। यूजीसी की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? तो फंडिंग वो देखता है, मेनली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको फंडिंग सपोर्ट करता है वो, फॉर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च एक्टिविटीज़। नियम बनाता है इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए, रेगुलेट करता है ताकि उनका एकेडमिक स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहे। और उन रेगुलेशन के लिए यूजीसी कोलैबोरेट्स विथ बॉडीज लाइक नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये बॉडी मेनली स्टैंडर्ड सेट करती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, कि क्या क्या उनमें पढ़ाई होनी चाहिए, किस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, और नैक के साथ कोऑर्डिनेट करता है यूजीसी इन ऑर्डर टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द यूनिवर्सिटीज़। उसके अलावा अलग अलग जो कोर्सेज हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ यूजीसी से अप्रूवल लेने के बाद ही उनको पढ़ा सकती है अपने अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो ये तो बात हो गई यूजीसी की। अब थोड़ी बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, कि भारत के अंदर जो तीन मुख्य तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ये कैसे इस्टेब्लिश की जाती हैं और कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो दे आर इस्टेब्लिश्ड एज पर एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट अंडर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ऑफ 2009। तो ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तो इसी कानून के अंतर्गत बनी है, बट कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनको इस्टेब्लिश करने के लिए अलग से सेपरेट लॉ बनाया गया है पार्लियामेंट द्वारा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आर फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और वो फंडिंग मेनली रेगुलेट कौन करता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यूजीसी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से फंड आता है और यूजीसी के थ्रू वो फंड फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्पल हो सकते हैं जेएनयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात की जाए तो उनमें जो टॉप मोस्ट पोजीशन होता है उसको हम लोग कहते हैं विजिटर, एंड दैट पोजीशन इज हेल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर होता है एक पोस्ट ऑफ चांसलर, हु इज कंसिडर्ड टू बी द सेरिमोनियल हेड, मतलब बस नाम के हेड हैं ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, और वो भी अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ओनली। फिर होते हैं वाइस चांसलर। वाइस चांसलर आप कह सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर इफेक्टिवली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि डी फैक्टो हेड। वाइस चांसलर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एकेडमिक ऑफिसर। वो भी अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली, बट ऑन अ रिकमेंडेशन ऑफ अ सर्च कमिटी। तो वाइस चांसलर पोस्ट पे अपॉइंटमेंट के लिए एक सर्च कमिटी होती है, जिसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे वाइस चांसलर को अपॉइंट किया जाता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो उनको बनाया जाता है एज पर एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे हमारे यहाँ पे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है, तो इसको अ, असम लेजिस्लेटिव असेंबली के एक कानून की मदद से बनाया गया है, एंड दे आर रेगुलेटेड बाय एंड फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दे आर हेडेड बाय चांसलर,
और चांसलर का पोस्ट जो होता है इट बिलोंग्स टू द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। चांसलर ही होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के, आई मीन गवर्नर ही होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर। जो वाइस चांसलर होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज के, जस्ट लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी जो वाइस चांसलर होते हैं वो मेन एग्जीक्यूटिव या एकेडमिक ऑफिसर होते हैं। And vice chancellor is also appointed on the basis of recommendation of a search committee. Vice chancellor is appointed by the governor but on a recommendation of search committee. जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर इज अपॉइंटेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए सर्च कमिटी, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, स्टेट यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कैसे स्टैब्लिश होते हैं? दे आर स्टैब्लिश्ड बाय ए सेपरेट स्टेट legislature act. They are also regulated by UGC under UGC Act. तो इस तरीके से 3 तरह की यूनिवर्सिटीज बनाई जाती हैं। अब ये जो करंट कॉन्टेक्स्ट है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स इन स्टेट यूनिवर्सिटीज। ये मेनली केस है तमिलनाडु का, बट इस तरह की केस केरला और पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। क्या है मामला? देखिए, तमिलनाडु के अंदर मेनली जो वहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो वाइस चांसलर का पोस्ट है वो अपॉइंट किया जाएगा बाय द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, जो अभी RN रवि साहब हैं, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। बट वाइस चांसलर का पोस्ट अपॉइंट किया जाता है या वाइस चांसलर के पोस्ट पे किसी को अपॉइंट किया जाता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए सर्च कमिटी। अब ये सर्च कमिटी के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होंगे इसको लेकर के डिफरेंस क्रिएट हो गया है बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एंड गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि ये जो सर्च कमिटी है उसमें यूजीसी द्वारा नॉमिनेटेड एक मेंबर होना चाहिए। अब यूजीसी कौन है? सेंट्रल लेजिस्लेचर द्वारा बनाई गई बॉडी, उसके द्वारा नॉमिनेटेड एक मेंबर होना चाहिए। तो दैट इज गवर्नर्स व्यू ऑन द सर्च कमिटी फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर इन स्टेट यूनिवर्सिटी कि सर्च कमिटी शुड हैव ए मेंबर फ्रॉम यूजीसी। और किस ग्राउंड पे गवर्नर साहब ये कह रहे हैं? तो उनका कहना है कि यूजीसी का एक रेगुलेशन है 2018 का जिसमें वो कहता है कि इवन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर पोस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए जो सर्च कमिटी बननी चाहिए उसमें यूजीसी का एक मेंबर होना चाहिए। जबकि स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि यूजीसी का मेंबर इस सर्च कमिटी में नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि इससे स्टेट यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी इरोड हो सकती है। तो यूजीसी अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को देखे, वहां पे अपॉइंटमेंट को मैनेज करे। हम स्टेट लेवल पे स्टेट यूनिवर्सिटीज को बनाते हैं, फंड करते हैं एज पर स्टेट लॉ। तो उस स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर जो वाइस चांसलर का पोस्ट है उसकी अपॉइंटमेंट की जानी चाहिए गवर्नर द्वारा, बट उस अपॉइंटमेंट को करने के लिए एक सर्च कमिटी है और सर्च कमिटी में मेंबर हमें यूजीसी से नहीं चाहिए। अगर यूजीसी से मेंबर आएगा यानी कि सेंट्रल लेवल से मेंबर आएगा स्टेट यूनिवर्सिटीज में अपॉइंटमेंट के लिए, तो इट माइट इरोड द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। इसको लेकर के डिफरेंसेस आ गए हैं। तमिलनाडु की सरकार का कहना है कि हमने जिस कानून की मदद से, स्टेट एक्ट्स की मदद से अपने स्टेट यूनिवर्सिटीज बनाए हैं उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि सर्च कमिटी में यूजीसी का मेंबर होना चाहिए। लेकिन गवर्नर साहब कह रहे हैं कि देखिए यूजीसी का रेगुलेशन कहता है कि इवन स्टेट यूनिवर्सिटीज के अपॉइंटमेंट में यूजीसी का एक मेंबर होना चाहिए। अब ये पूरा का पूरा जो मामला है वो आ जाता है यूजीसी रेगुलेशन वर्सेस स्टेट यूनिवर्सिटी लॉ का। दैट इज द एंटायर डिबेट। द क्रक्स ऑफ दिस डिस्प्यूट इज कि यूजीसी रेगुलेशन माना जाना चाहिए या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी का कानून माना जाना चाहिए। अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में देखा जाए तो ये पूरा का पूरा मामला है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वर्सेस स्टेट लॉ का। तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इस टर्म डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में। देखिए, जब भी कोई कानून पास होता है पार्लियामेंट द्वारा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा तो उस कानून को कहा जाता है प्राइमरी लेजिस्लेशन या लॉ।
उस प्राइमरी लेजिस्लेशन में सारी डिटेल्ड प्रोविजंस नहीं हो सकती इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दैट लॉ। उसमें मोटी मोटी बातें होती, बट डिटेल्ड बातें तो नहीं हो सकती जिसकी मदद से उस कानून को इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इस कारण से प्राइमरी लेजिस्लेशन में ही लिख करके दे दिया जाता है कि आगे की डिटेल्ड प्रोविजंस एग्जीक्यूटिव बॉडीज या अदर एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस तय करेंगी इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर लॉ। फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कानून आया पार्लियामेंट से पास होकर के, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कई सारे छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशंस बाई लॉज बनाने होंगे, तब तो जाकर के इम्प्लीमेंट होगा। और ये जो छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशंस बाईलॉज बनाने का जो पावर है, जो जनरली एग्जीक्यूटिव्स के पास आ जाता है, दैट पावर इज नोन एज द पावर ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो प्राइमरी लेजिस्लेशन इज मेड बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट, बट सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो पावर है वो अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव्स के पास आ जाता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ प्राइमरी लॉ ओनली। प्राइमरी लॉ में ही लिखा रहता है कि इसके आगे की बातें एग्जीक्यूटिव्स तय करेंगे थ्रू ऑर्डर रूल्स रेगुलेशंस नोटिफिकेशन। सच प्रोविजंस आर नोन एज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या डेलीगेट लेजिस्लेशन। ऐसे प्रोविजंस इसलिए रखे जाते हैं ताकि लॉ को इम्प्लीमेंटेबल किया जा सके। इवन आर्टिकल 13 of the Indian Constitution, when it gives the definition of law, it includes primary legislation as well as subordinate legislation. तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी एक कानून की तरह माना जाता है। इसका क्रिटिसिज्म यहीं आप तुरंत गेस कर सकते हैं, कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के कारण क्या हो रहा है कि इवन एग्जीक्यूटिव्स आर गेटिंग पावर टू मेक लॉ, एंड दैट इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, कि जुडिशरी विल एडजुडिकेट लॉ, लेजिस्लेचर्स विल फ्रेम लॉ एंड एग्जीक्यूटिव्स विल इंप्लीमेंट लॉ, ये सेपरेशन ऑफ पावर कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता है बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। वो बात अलग है। अब देखिए फिर से यहाँ करंट मुद्दे पे आइए। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पावर का ही इस्तेमाल करते हुए यूजीसी ने रेगुलेशन रिलीज किया 2018 में कि हमारा एक मेंबर होना चाहिए इवन व्हेन द अपॉइंटमेंट इज टू बी डन इन स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो आप कह सकते हैं कि यूजीसी का जो रेगुलेशन है 2018 वाला, इट इज अ काइंड ऑफ सेंट्रल लॉ। अब यह मामला आ जाता है कि सेंट्रल लॉ कहता है कि यूजीसी का मेंबर होना चाहिए, बट सेंट्रल लॉ सीधा सीधा नहीं कहता है। सेंट्रल लॉ यूजीसी एक्ट के अंतर्गत यूजीसी बनाया गया और यूजीसी के पास पावर है, तो उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए यूजीसी ने ये रूल निकाला है या रेगुलेशन निकाला है 2018 में। तो कैन अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन framed by the union government override the provision of a state law, ये अल्टीमेटली ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है। बाकी तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जानते ही, आर्टिकल 254 क्या कहता है कि कंकरेंट लिस्ट पे अगर एक सेंट्रल लॉ भी है और स्टेट लॉ भी है और दोनों इनकंसिस्टेंट हैं, तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा अनटिल एंड अनलेस स्टेट लॉ को होल्ड किया गया था फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ने उसको अप्रूवल दिया है। तो ये तो आप जानते ही हैं। तो इस पर्टिकुलर मामले में भी क्या होना चाहिए, सिंस एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ कंकरेंट लिस्ट, तो इसमें सेंट्रल लॉ है यूजीसी की तरफ से, स्टेट लॉ है तमिलनाडु की सरकार का, और अगर आर्टिकल 254 को माना जाए और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को प्राइमरी लेजिस्लेशन के बराबर ही ट्रीट किया जाए, तो इस केस में गवर्नर साहब की बात मानी जानी चाहिए और स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर पोस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए जो सर्च कमेटी हुई, उस सर्च कमेटी के अंदर यूजीसी का एक मेंबर होना चाहिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। बाकी तो इफ द मैटर फर्दर इज स्ट्रेच्ड देन इट विल डेफिनेटली गो टू सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें फर्दर इंटरप्रिटेशन करेगी कि प्राइमरी लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को बराबर वेटेज दिया जाना चाहिए या नहीं। बट अभी अगर मोटा मोटा देखा जाए तो आर एन रवि साहब, गवर्नर साहब की बात प्रिवेल होगी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 254। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के ऊपर ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, उनकी जरूरतें क्या हैं और उनके कंसर्न्स क्या हैं। कंसर्न में मैंने आपको बता ही दिया, द प्रॉब्लम ऑफ या वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑन डेथ पेनल्टी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। करंट केस देखते हैं।
देखिए, केरला, आई एम सो सॉरी, कोलकाता के अंदर जो डॉक्टर रिलेटेड रेप एंड मर्डर केस था, आपने तो सुना ही होगा इसके बारे में। 4-5 months ओल्ड केस है ये, विच सुक द कंसाइंस ऑफ इंटायर इंडियन सोसाइटी। उस केस के अंदर जो कल्प्रिट था इंसान, उस इंसान को अब कोलकाता की एक सेशन कोर्ट ने, उसका नाम है संजय रॉय, उसको कोलकाता की एक सेशन कोर्ट ने, सेशन कोर्ट मतलब देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए, क्रिमिनल मैटर्स के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बैठती है तो उसको कहा जाता है सेशन कोर्ट। तो कोलकाता की एक सेशन कोर्ट ने संजय रॉय को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी है, उम्र कैद की सजा दी है। जबकि सब लोग लगभग डिमांड कर रहे थे, पॉलिटिकल डिमांड्स भी थे, पब्लिक डिमांड्स भी थे, सीबीआई भी डिमांड कर रही थी कि संजय रॉय को डेथ पेनल्टी दी जाए। बट सेशन कोर्ट ने डेथ पेनल्टी नहीं दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया। सेशन कोर्ट ने ये जजमेंट दिया इन लाइन विथ सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव इन बच्चन सिंह केस रिगार्डिंग डेथ पेनल्टी। तो डेथ पेनल्टी किन केसेस में दी जानी चाहिए, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है इन बच्चन सिंह केस। और उसी को ध्यान में रखते हुए इस पर्टिकुलर केस में सेशन कोर्ट ऑफ कोलकाता ने संजय रॉय को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है, डेथ सेंटेंस नहीं दिया है। बच्चन सिंह केस 1980 क्या है? इस पर्टिकुलर केस में सवाल ये था कि कैपिटल पनिशमेंट या डेथ सेंटेंस should it be considered unconstitutional against the principle of आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 देता है राइट टू लाइफ एज अ फंडामेंटल राइट, और कैपिटल पनिशमेंट या डेथ सेंटेंस में राइट टू लाइफ एक इंसान का लिया जा रहा है। तो शुड इट बी कंसिडर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल व्हेन इवैल्यूएटेड इन लाइट ऑफ आर्टिकल 21? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, डेथ सेंटेंस, कैपिटल पनिशमेंट शुड नॉट बी आउटराइटली डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, yet it must be awarded in rarest of the rare case. It must not be a norm, रेयर केसेस में ही डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। तो यहां से आया द डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस फॉर डेथ सेंटेंस। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के लिए क्या क्या प्रोविजंस दिए सुप्रीम कोर्ट ने, कि कैसे तय होगा कि ये मामला जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है और इस केस में डेथ सेंटेंस दिया जाना चाहिए। तो पहला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब भी कोई क्राइम होता है तो इट इज कंसिडर्ड एज ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी एज वेल एज ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। तो क्राइम के केस में स्टेट के तरफ से पुलिस और उसके जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज होते हैं वो केस लेकर के आते हैं अगेंस्ट द कल्प्रिट, राइट। तो सरकार को साबित करना होगा, क्योंकि सरकार ही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाई जाए क्रिमिनल को। तो सरकार को कोर्ट में साबित करना होगा कि द क्रिमिनल, द कल्प्रिट इज बियॉन्ड रिफॉर्मेशन, उसको अब सुधारा नहीं जा सकता, वो इतना ज्यादा मेंटली डिग्रेडेड हो चुका है। क्राइम किया है मतलब मेंटल डिग्रेडेशन का वो विक्टिम है, शिकार है, और वो इतना ज्यादा मेंटली डिफॉर्म हो चुका है कि अब उसको रिफॉर्म करना संभव नहीं है। देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में इंक्लूडिंग इंडिया, जो हमारा पूरा का पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें किसी भी सेंटेंस को जब अवॉर्ड किया जाता है, मतलब कोई भी जब आप कह सकते हैं कि सजा सुनाई जाती है, तो उसके पीछे मुख्य मकसद होता है कि जो कल्प्रिट है उसको सुधारा जाए, सुधार करके उसको वापस से इस लायक बनाया जाए कि वह समाज के साथ वापस से मिलजुल करके रह सके। बट अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ये साबित कर पाती है, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ये साबित कर पाती है कि द कल्प्रिट इज बियॉन्ड रिफॉर्मेशन, तो उस केस में उसको फांसी की सजा दी जा सकती है। दैट वुड बी द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। उसके अलावा ये जो 5 जजेस की बेंच थी बच्चन सिंह केस में, उसने एक प्रॉपर लिस्ट बताया कि कौन कौन से केसेस में डेथ सेंटेंस होनी चाहिए और कौन कौन से केसेस में नहीं होनी चाहिए। So this is known as non-exhaustive list. Non-exhaustive matlab this is not the only way to think, but more or less this should be a guideline under which Supreme Court in this Bachchan Singh case aggravating
circumstances and mitigating circumstances. Aggravating circumstances मीन्स ये अगर पर्टिकुलर मैटर्स हैं तो उस केस में डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए, उनको नाम दिया गया एग्रीवेटिंग सब्सटेंसेस। क्या है एग्रीवेटिंग सब्सटेंसेस? जिसके केस में उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मान करके और डेथ सेंटेंस दिया जाना चाहिए। तो इफ द मर्डर इज प्री प्लान्ड, इफ द मर्डर हैज बीन कमिटेड इन एक्सेप्शनल डिप्रेविटी, मतलब ब्रूटल तरीके से किया गया है, एंड इफ द अक्यूज हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डरिंग सम पब्लिक फिगर, जैसे प्रधानमंत्री असैसिनेशन कर दे या मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, उस केस में उसको एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांस माना जाना चाहिए एंड डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। द केस शुड बी टिल्टेड इन फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, जहां पे केस शुड बी टिल्टेड अवे फ्रॉम डेथ पेनल्टी, यानी कि इस केस में डेथ पेनल्टी अवॉइड किया जाना चाहिए इफ द अक्यूज्ड इज हैविंग सम मेंटल या इमोशनल डिस्टर्बेंस, अक्यूज्ड इज वेरी वेरी यंग, एक्यूज के अंदर पॉसिबिलिटी दिख रही है कि वो सुधर सकता है, रिफॉर्म की, एंड इफ द अक्यूज्ड हैज एक्टेड ऑन डायरेक्शन ऑफ सम अदर पर्सन, इस केस में डेथ पेनल्टी अवॉइड की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह केस के बाद और भी कुछ सक्सेसिव जजमेंट्स में बिल्डअप किया है डेथ सेंटेंस को लेकर के। एक है मच्छी सिंह केस 1983 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे केसेस जिस पे कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ द सोसाइटी इज शॉक, उस केस में डेथ सेंटेंस दिया जाना चाहिए। मनोहर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ द अक्यूज इज ऑफ यंग एज, जनरली बिलो 30, तो उस केस में उसको डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाना चाहिए। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं टू द लोअर कोर्ट्स व्हाइल टेकिंग अप सच मैटर्स। लेकिन अगर करंट केस लिया जाए, ये कोलकाता रेप एंड मर्डर केस, तो इसमें दोनों ही प्रिंसिपल वायलेट होते हुए दिख रहे हैं। सोसाइटी का कलेक्टिव कंसाइंस डेफिनेटली सॉक्ड हुआ था व्हेन वी हर्ड सच केस। और ये जो कल्प्रिट है इस पर्टिकुलर केस में, संजय रॉय, इसकी एज भी 30 से तो ज्यादा है, इज 35 ईयर्स ओल्ड। तो ये दोनों पर्टिकुलर केस तो इसमें अप्लाई नहीं हो रहे। यहाँ पे भी मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस कम दिख रहे हैं, एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, एक्सेप्शनल डिप्रेविटी दिख रहा है केस में। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये मामला आगे सुप्रीम कोर्ट में जाए और या हाई कोर्ट में जाए, वहां से सुप्रीम कोर्ट में जाए, और हो सकता है कि संजय रॉय को आगे कोई हायर कोर्ट डेथ सेंटेंस भी सुना दे। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ट्रम्प 2.0, यानी कि ट्रम्प हैज रिटर्न्ड अगेन एंड ही विल रिमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस फॉर नेक्स्ट 4 years, and the orders, executive orders released by Donald Trump on day 1. इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तो ट्रम्प का रेजिम शुरू हुआ है, आने वाले टाइम में और भी नई नई चीजें आएंगी, बट पहले दिन पे क्या क्या नए फैसले लिए गए हैं वो जरा देखते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प, ही हैज बीन नाउ अपॉइंटेड एज 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और बिल्कुल पहले दिन क्या क्या फैसले लिए गए हैं, तो जेंडर रिलेटेड फैसले। ही सेड कि नाउ द यूएस विल रिकॉग्नाइज ओनली बायोलॉजिकल सेक्स। सरल भाषा में कहें तो इट विल रिकॉग्नाइज ओनली 2 genders, मेल एंड फीमेल। इट विल नॉट रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर्स, या सरल दूसरे शब्दों में कहें तो एलजीबीटी कम्युनिटी के राइट्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं होंगे, ट्रांसजेंडर्स के राइट्स रिकॉग्नाइज नहीं होंगे। ट्रांसजेंडर्स ऑल्सो कैन नॉट विल हैव टू कैटेगराइज देमसेल्फ एज मेल या फीमेल। सोसाइटी विल नॉट इन जनरल टॉक अबाउट मीनिंगलेस डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन प्रोग्राम्स। अलग अलग समाज, अलग अलग तरह के लोग और उनके अलग अलग डाइवर्सिटी दैट अननेसेसरी क्रिएट्स रिसोर्स वेस्टेज, ऐसा सरकार का मानना है। वो सब डाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा। तो एकदम सरल भाषा में कहें तो इसी को कहा जाता है राइटिस्ट अप्रोच या न्यू राइट अप्रोच, जहां पे सरकार जो है वो कंजर्वेटिव थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करती है। सो आप देख सकते हैं जेंडर को लेकर के, समाज में डाइवर्सिटी को लेकर के कंजर्वेटिव थिंकिंग दिख रही है। इसी को कहा जाता है नियो राइट अप्रोच। समडे आई विल टॉक सेपरेटली अबाउट लेफ्ट एंड राइट पॉलिटिक्स एंड देन नियो राइट एंड लेफ्टिस्ट एंड ऑल। फॉरेन पॉलिसी, यूएस विल फॉलो इट्स ओन इंटरेस्ट, प्रायोरिटाइज इट्स ओन इंटरेस्ट। देखिए हर एक अमेरिकन प्रेसिडेंट यही फॉलो करते रहे हैं, बट डोनाल्ड ट्रंप इज वोकल अबाउट इट। ही डज नॉट साई अवे फ्रॉम सेइंग थिंग्स कि वी फॉलो अमेरिका फर्स्ट। बाकी सब कहते हैं कि नहीं नहीं जी, हम तो सबका मतलब वी बिलीव इन कलेक्टिव इंटरेस्ट एंड ऑल।
डोनाल्ड ट्रंप इज अपफ्रंट कि नहीं नहीं, यूएस इंटरेस्ट इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। एनर्जी को लेकर के भी डोनाल्ड ट्रंप हैज, यानी कि ऑयल प्रोडक्शन, देखिए यूएस के पास भी अच्छा खासा ऑयल रिजर्व है, बट यूएस इन जनरल इज नॉट मेजर ऑयल प्रोड्यूसर। व्हाई? बिकॉज इट अलाउज इट्स एलाइज इन वेस्ट एशिया, मेनली सऊदी अरेबिया, टू प्रोड्यूस ऑयल। यूएस सोचता है कि हम ऑयल प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे एलाइज को इकोनॉमिक नुकसान हो सकता है, वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स पे उसका असर पड़ सकता है, साथ ही साथ ऑयल मार्केट डिसरप्ट हो सकता है। बट डोनाल्ड ट्रंप इज लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट इम्पैक्ट ऑन एलाइज या फिर इकोनॉमिक टर्बुलेंस। ही इज मोर कंसर्न्ड कि अमेरिका का इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका शुड बी यूटिलाइजिंग इट्स ओन एनर्जी रिसोर्सेज, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। सो मोर एंड मोर क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ अलास्का रीजन का ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनरल। ही हैज इवन डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी, एनर्जी इमरजेंसी, टू इंप्रूव यूएस एनर्जी सप्लाई। तो इससे क्या है, वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स पे असर पड़ सकता है, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस में टर्बुलेंस देखने को मिल सकता है, इट में गो डाउन, इट में क्रिएट टर्बुलेंस। जो वेस्ट एशिया के कंट्रीज हैं उनको लॉस हो सकता है, फिर वहाँ पे उस इकोनॉमिक लॉसेस के कारण आप सोच सकते हैं कि लोकल कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में इस पे और ज़्यादा हम लोग इलाबोरेशन करेंगे कि क्या होगा कैसे होगा, तो 2-3 सालों में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इमिग्रेशन को लेकर के, यानी कि लोग इलीगल तरीके से जो डंकी रूट, शाहरुख खान वाली फिल्म थी डंकी रूट, वो करके और मेक्सिको बॉर्डर से यूएस की तरफ इंटर करते हैं, तो उसको रोकने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने। यूएस मेक्सिको बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी अप्लाई की जाएगी। एंड इन्वायरमेंट को लेकर के बड़ा ही मेजर अनाउंसमेंट है, पहले दिन ही he डिसाइडेड टू पुल आउट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। सो नाउ अगेन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज विल बी इन लिम्बो, इट विल बी अंडर डिस्ट्रेस, क्योंकि जो मेजर कंट्री है यूएस, इट हैज नाउ डिसाइडेड टू पुल आउट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। Next topic is about RBI's instruction to asset reconstruction companies. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. Asset reconstruction companies से रिलेटेड ये टॉपिक है, बट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होते हैं इनको समझने से पहले हमें समझना होगा अबाउट दिस लॉ जिसका नाम है सरफेसी एक्ट। दिस लॉ वाज ब्रॉट बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 2002। सरफेसी एक्ट का बड़ा लंबा चौड़ा नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। पूरा नाम रटने की जरूरत नहीं है, याद रखिए सरफेसी एक्ट। पार्लियामेंट लेकर के आई थी 2002 में। इसका मेन मकसद है कि जो बैंक्स हैं जब वो किसी को लोन देते हैं, किसी इंडिविजुअल को या इंस्टीट्यूशंस को, कंपनीज को, तो अगर वो लोन उनका टाइम पे वापस नहीं आता तो उसी को कहा जाता है बैड लोन या एनपीए। उस केस में बैंक्स कैसे अपने लॉस को मिनिमाइज कर पाए, इस गोल को फुलफिल करने के लिए लाया गया था सरफेसी एक्ट साल 2002 में। देखते हैं कैसे सरफेसी एक्ट काम करता है। बट सरफेसी एक्ट को समझने से पहले हमें समझना होगा डिफरेंस बिटवीन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स, क्योंकि सरफेसी एक्ट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सिक्योर्ड लोन्स। देखिए, सिक्योर्ड लोन्स क्या होता है, जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो उस लोन के बदले में अगर आप कुछ भी गिरवी रखते हैं, कोलैटरल रखते हैं, तो उस तरह के लोन को कहा जाएगा सिक्योर्ड लोन। और अगर ऐसा कुछ भी आप कोलैटरल नहीं रख रहे तो सच लोन इज नोन एज अनसिक्योर्ड लोन। यानी कि सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो लोन्स अगेंस्ट विच सम असेट इज पुट एज सिक्योरिटी इज सिक्योर्ड लोन। लोन के बदले में आपने अपने घर के कागज रख दिए तो सिक्योर्ड लोन हो गया। अब जरा देखते हैं कि हाउ सरफेसी एक्ट वर्क्स। देखिए, सरफेसी एक्ट से पहले क्या होता था कि मान लीजिए बैंक ने इस इंसान को लोन दिया, या मान लीजिए कि एक कंपनी है इसको लोन दिया, सिक्योर्ड लोन दिया है, तो यानी कि इस लोन के बदले में ये कंपनी या ये इंसान जो है कुछ ना कुछ तो अपने संपत्ति, कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रखेगा बैंक के पास, मॉर्टगेज पेपर कोलैटरल के तौर पे रखेगा बैंक के पास, गिरवी रखेगा। अब अगर ये इंसान लोन टाइम पे नहीं लौटाता और इसका लोन जो है वो एनपीए बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट या बैड लोन दोनों एक ही बात है। वो तब होता है जब जो बोरो करने वाली पार्टी है वो अपना इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट डिले करे उनके पेमेंट को फॉर मोर देन 90 डेज, तो उस केस में उस लोन को कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या बैड लोन। तो मान लीजिए कि इसका लोन बन गया बैड लोन, तो इसको तो पहले 2-3 बार नोटिस देगा बैंक कि आप अपना पैसा नहीं लौटा रहे हैं, टाइम पे लौटाइए। नोटिस के बावजूद भी अगर ये पैसा नहीं लौटाएगा, इंटरेस्ट ने आप प्रिंसिपल अमाउंट नहीं लौटाएगा, तो उस केस में
बैंक के पास क्या ऑप्शन है कि इसने जो भी संपत्ति अपनी गिरवी रखी थी इन द फॉर्म ऑफ दिस मॉर्टगेज या कोलेट्रल, उसको अक्वायर करे और अक्वायर करके मार्केट में बेचे और उससे पैसा रिकवर करे अपना। बट इसमें प्रॉब्लम क्या था बिफोर सरफेसी एक्ट, कि बैंक को कोर्ट में पहले केस फाइल करना होता था इस इंसान के अगेंस्ट, कि सर देखिए ये हमारा पैसा नहीं वापस कर रहा है और इस कारण से हम इसके संपत्ति को अक्वायर करना चाहते हैं जो इसने सिक्योरिटी के तौर पे रखा था हमारे पास। और जब कोर्ट से अप्रूवल आता था तभी जा करके बैंक इसके प्रॉपर्टी को अक्वायर करके और बेच सकता था, लिक्विडेट कर सकता था। बट मामला जैसे कोर्ट में जाता है, यू नो कि इट विल गेट डिलेड, क्योंकि कोर्ट में तो फिर काफी समय लगता है। तो इस कारण से बैंक्स का पैसा फंसा रहता था। दैट वाज द प्रॉब्लम बिफोर सरफेसी एक्ट। बट सरफेसी एक्ट में क्या किया गया कि इसने इसको सिक्योर्ड लोन दिया है बैंक ने, उसके बदले में इसने मॉर्टगेज पेपर रखा है। अब अगर इसका लोन एनपीए बन गया तो बैंक इसको नोटिस देगा और नोटिस देने के 60 दिन के बाद बिना कोर्ट से अप्रूवल लिए बैंक इसकी संपत्ति अक्वायर कर सकता है और उसको बेच सकता है, यानी कि लिक्विडेट करके अपना पैसा ले सकता है, सेल कर दे या रेंट पे चढ़ा दे, लीज कर दे। तो बेसिकली सरफेसी एक्ट मेड कोर्ट्स इंटरवेंशन अननेसेसरी इन केस ऑफ सिक्योर्ड लोन्स। तो कोर्ट की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। इस तरीके से पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है रिकवरी का। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के, कि ये क्या है। सोचिए, ये बैंक ने इसकी संपत्ति ले ली। अब संपत्ति लेकर के बैंक किसको बेचे? मान लीजिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखते हैं कि एक बैंक है जिसने किसी कोचिंग एबीसी को लोन दिया था। कोचिंग वाला पैसा नहीं लौटा पा रहा है और कोचिंग वाले ने लोन लिया था अगेंस्ट इट्स ओन प्रॉपर्टी, अपने डेस्क, चेयर, बेंच के अगेंस्ट लोन लिया था, सिक्योर्ड लोन अगेंस्ट इट्स ओन प्रॉपर्टी। अब लोन नहीं लौटा पा रहा, यानी कि कोचिंग वाले का लोन बन गया है एनपीए। उस केस में बैंक क्या कर सकता है कि इसके इन तमाम प्रॉपर्टी को अक्वायर करके और बेच सकता है। ये बैंक सोचता है कि अब मैं क्या करूंगा टेबल चेयर का, किसको बेचने जाऊंगा टेबल चेयर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करने के लिए बनाए गए असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये वो कंपनीज हैं जिनका बिजनेस ही है कि इस तरीके के डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज, जो लिटिगेटेड प्रॉपर्टीज हैं जो बैंक ने एक्वायर किया, उसको खरीदते हैं फ्रॉम द बैंक्स ओनली। दे बाई सच प्रॉपर्टीज फ्रॉम द बैंक्स ओनली एंड देन दे सेल इट टू सम अदर कंपनी। जैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी कि ये कोचिंग एबीसी का टेबल चेयर वगैरह सब बैंक से खरीद लिया। कैसे खरीदेगा? बैंक ने इसको लोन दिया था इस कंपनी को, कोचिंग एबीसी को 1 करोड़ का, लेकिन ये कोचिंग 1 करोड़ लौटा नहीं पा रहा है बैंक को। ये जो एआरसी कंपनी है ये बैंक से कहेगा कि आप हमको ये पूरा पूरा लोन 80 लाख में बेच दीजिए। ठीक है, बैंक कहेगा ओके फाइन, एआरसी इसको दे देगा 80 लाख। और अब ये जो कोचिंग एबीसी है उसको लोन लौटाना होगा इस एआरसी कंपनी को, क्योंकि लोन बैंक ने इस कंपनी को बेच दिया है। द बैंक हैज सोल्ड दिस लोन टू दिस एआरसी। तो बैंक को मिला 1 करोड़ के बदले में 80 लाख। कोई बात नहीं, बैंक 20 लाख का घाटा सह लिया, बोले ठीक है 80 लाख तो आया। नाउ दिस एआरसी विल डू व्हाट? अब ये चूंकि असली लोन का ओनर है, ये इसकी प्रॉपर्टी को अक्वायर करेगा और रीस्ट्रक्चर करके हो सकता है किसी दूसरे कोचिंग वाले को इसका बेच दे, टेबल चेयर डेस्क। इससे फायदा क्या हुआ कि एआरसी हो सकता है 80 लाख में इसने लोन खरीदा था बैंक से और इसको 90 लाख में किसी दूसरे कोचिंग को बेच दे इसके तमाम प्रॉपर्टी को, तो एआरसी को भी 10 लाख का फायदा हो गया। बैंक्स का फायदा क्या हुआ कि बैंक को ये तमाम एक्टिविटी नहीं करनी पड़ी कि प्रॉपर्टी अक्वायर करो, बेचो, क्योंकि बैंक्स आर नॉट स्पेशलाइज्ड इन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो बैंक भी बच गए एंड एआरसीज का यही काम ही है। तो मैं एक बार सरल भाषा में बता दूं कि बैंक्स चाहे तो इस इंसान की जिसने भी लोन लेकर के पैसा नहीं लौटाया उसकी प्रॉपर्टी को खुद अक्वायर करके खुद मार्केट में बेच सकता है। बट बैंक्स ऐसा करना नहीं चाहते। इन जनरल सोचते हैं हम कहाँ जाएंगे, तो बैंक्स लेकर के एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बेच देते हैं। आप कह सकते हैं ये एक तरीके के मीडिएटर्स हैं। ये लोन खरीदते हैं और फिर प्रॉपर्टी अक्वायर करके उसको रिस्ट्रक्चर करके किसी दूसरे कंपनी को बेच देते हैं और उस प्रोसेस में प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। पहली जो एआरसी बनाई गई
वो बनाई गई अंडर सरफेसी एक्ट ओनली, जिसका नाम है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड, ARCIL। इसमें मेन स्पॉन्सर्स थे SBI एंड PNB। अब ARCs क्या कर रहे हैं आजकल? ARCs खुद घाटे में। समस्या क्या है कि ये बैंक से लोन तो खरीद लिया 80 लाख पे, अब इसकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया, अब बेचने चाह रहा है मार्केट में 90 लाख में, बिक नहीं रहा है। ARCs खुद घाटे में है। अब ये क्या करते हैं कि इस कोचिंग वाले से दोबारा बात करेंगे कि भाई 80 लाख के बदले 70 लाख ही दे दे, लेट्स सेटल द लोन। दैट इज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय ARC। ARC बनाया तो गया था अच्छे मकसद से, बट मोस्ट ऑफ द ARCs आर अंडर लॉस, स्पेशली दिस ARCIL इज अंडर लॉस। ये इसी बोरोवर के साथ सेटलमेंट कर लेता है बाद में। लोन खरीदा था इसने 80 लाख में, बाद में सेटलमेंट कर लेता है 60 लाख में, 20 लाख का खुद घाटा खा गया। सो इसी डायरेक्शन में RBI ने नया इंस्ट्रक्शन रिलीज किया ARCs के लिए। RBI ने कहा है कि सेटल विद द बोरोवर ओनली आफ्टर यू हैव एग्जॉस्टेड ऑल द ऑप्शंस। दैट इज द सिंपल न्यूज। न्यूज कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है कि भैया इसके साथ सेटलमेंट तभी करो जब ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया कि तुम रीस्ट्रक्चर करके इसके प्रॉपर्टी को अक्वायर करके मार्केट में नहीं बेच पा रहे हो, तभी सेटल करो। तो ट्राई योर वेरी बेस्ट, क्योंकि ARC क्या है, सरकारी बैंक चला रहे हैं इसको। अब सरकारी बैंक चला रहे हैं तो इसी कारण से ARC पूरा एफर्ट नहीं डाल रहा है पैसा रिकवर करने का, बोल रहे ठीक है लॉस हो रहा है होने दो। दैट इज द प्रॉब्लम। दैट इज वाई RBI हैज सेड कि नो, यू प्लीज बी स्ट्रिक्ट, यू ट्राई टू रिकवर एज मच मनी एज पॉसिबल, यू प्लीज एक्सप्लोर ऑल द ऑप्शंस। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आर्टिकल 21 से रिलेटेड जो प्रश्न था उसका जवाब होगा बोथ। 51AG टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल राइट्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, देखिए ये एक डायरेक्ट टैक्स तो है, बट इट इज नॉट इम्पोज्ड ऑन द प्रॉफिट। प्रॉफिट पे नहीं लगता है ये आप शेयर खरीदोगे बेचोगे तो उस पर लग जाएगा, ये प्रॉफिट पे नहीं है। इट इज नॉट कैपिटल गेन टैक्स। दूसरा, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि सम ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो सिंपल था, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज, सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन लेजर टेक्नोलॉजीज डू नॉट यूज ब्लॉकचेन। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज रिक्वायर क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑलवेज रिक्वायर क्रिप्टो करेंसीज, ये भी गलत है। तो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कलारी पट्टू वाला तो सीधा सीधा प्रश्न था। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।